Good morning students. Today we will discuss another concept. 5 कंसेप्ट कर चुके हैं. ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड नाम से क्लियर है, टाइम पीरियड की बात हो रही है. तो कहते हैं बिजनेस या फर्म की लाइफ को टाइम इंटरवल्स में बांट दिया जाता है ताकि प्रॉफिट का पता चल सके. अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ना हो तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस का पता नहीं चल सकता. बिजनेस अपने अकाउंट्स बना रहा है, 2 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, किसको दिखाएंगे? कंपेयर करना क्या होगा? मुश्किल होगा. तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है बिजनेस की पूरी लाइफ को या फर्म की पूरी लाइफ को टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है और यूजुअली 12 महीनों में डिवाइड किया जाता है. ये जो 12 मंथ पीरियड है इसको हर बिजनेसमैन यूज करता है और अडॉप्ट करता है. कहते हैं कि एक बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है कि वो फाइनेंशियल ईयर ले. फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी जितने भी अकाउंट्स बनेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बनेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो कंपनीज शेयर इशू करती हैं, जो कंपनीज क्या इशू करती हैं? शेयर इशू करती हैं. और जिन कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे पुराने शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है. यानी जो कंपनीज शेयर इशू करती हैं और जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट देना होता है. क्वार्टरली का मतलब 3 महीने के बाद, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी का या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना. दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर. 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर. 1 जनवरी से 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च. तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. हर बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करे. यानी हर बिजनेस अकाउंट बनाएगा 1 अप्रैल को और ख़त्म करेगा 31 मार्च को, ताकि बिजनेस में प्रॉफिट का पता चल सके. एक साल में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ है. लेकिन कुछ कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं वो कंपनीज 3-3 महीने के बाद भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं. जैसे 1 अप्रैल से 30 जून का अकाउंट प्रिपेयर किया, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 मार्च. तो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च. आपने कैलेंडर ईयर नहीं लेना, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर. अकाउंटेंसी में आपने लेना है 1 अप्रैल से 31 मार्च. सेकेंड कंसेप्ट है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट. ड्यूल एस्पेक्ट आपने किया है अकाउंटिंग इक्वेशन में. ये कंसेप्ट कहता है हर ट्रांजैक्शन डबल अकाउंट को अफेक्ट करेगी कम से कम. मतलब एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स. हर ट्रांजैक्शन बिजनेस में कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट. यानी हर बिजनेस रिकॉर्डिंग ड्यूल एस्पेक्ट के बेस पे करता है. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है. अगर एक अकाउंट डेबिटेड है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिटेड है. तो बेटा जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं. जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में याद है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो पहले मैंने क्या लिखा, एक बिजनेस है, स्टार्ट हुआ है, 50,000 का कैश आया और 25,000 लोन लिया. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 का कैश और 25,000 का लोन, यानी बिजनेस में 75,000 का कैश आया. 25,000 की क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेसमैन ने लोन लिया है 25,000. और 50,000 बिजनेस की क्या है? कैपिटल. तो देखो इसने 3 अकाउंट्स को अफेक्ट किया, एसेट को, लाइबिलिटी को, कैपिटल को. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट पे किया, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस. यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होती जो सिर्फ एक अकाउंट का अफेक्ट करे. जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कम से कम 2 अकाउंट का अफेक्ट करेंगी. जैसे कमीशन मिला, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस. हमने गुड्स बेची, ठीक है, हमने क्या बेची? हमने गुड्स बेची.
तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब गुड्स बेची, कैश में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा वो किस में प्लस होगा, कैपिटल में। जो भी प्रॉफिट आएगा किस में प्लस होगा, कैपिटल में। तो ये है ड्यूल एस्पेक्ट कि डबल एंट्री सिस्टम, दो अकाउंट अफेक्ट होंगे कम से कम। अब आता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। ये कंसेप्ट कहता है एसेट को हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में जिस वैल्यू पे एक्वायर का मतलब खरीदी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक एसेट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उसकी एक्वायर्ड वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन खरीदी गई है 10 लाख की, तो 10 लाख रुपए की मशीन दिखाएंगे हम। तो बैलेंस शीट में कितने की मशीन दिखाएंगे, 10 लाख। तो ये कंसेप्ट कहता है एक एसेट को अकाउंट्स में उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जिस पे वो एक्वायर की गई है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक बिजनेस है, उसने बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, तो बेटा 20 लाख रुपए की बिल्डिंग बुक्स में रिकॉर्ड होगी, 20 लाख में ही रिकॉर्ड होगी। अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लो 2 साल के बाद बिल्डिंग की वैल्यू शूट्स अप, बढ़ जाती है, 60 लाख हो जाती है, तो बेटा इंक्रीज्ड वैल्यू को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने सिर्फ 20 लाख रिकॉर्ड करना है। ये नहीं है कि आप 60 लाख की बिल्डिंग नोट करोगे, नो। आपने 20 लाख की बिल्डिंग है तो 20 लाख की बिल्डिंग को, या 10 लाख की मशीन है तो 10 लाख की मशीन को ही रिकॉर्ड करना है। अगर एसेट में कोई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है उसको इग्नोर कर दो। जिस पे एक्वायर की गई थी, जिस पे खरीदी गई थी, सिर्फ उसी को ध्यान में रखो, सिर्फ उसी से रिकॉर्डिंग करो। अब देखो क्या कहता है, कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि एसेट को सिर्फ एक्वायर प्राइस पे ही शो करना है जिस पे खरीदा गया है, एक्वायर लिया गया है। कॉस्ट सिस्टमेटिकली कम करेंगे, ईयर टू ईयर कम करेंगे। क्या चार्ज करके, डेप्रिसिएशन चार्ज करके। ठीक है, क्या चार्ज करके, डेप्रिसिएशन चार्ज करके। और इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन माइनस करके। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 31 मार्च 2014 को एक मशीन है 20 लाख की, हमने लिख दी। हमने एक मशीन 20 लाख की खरीदी, 1 साल मशीन को यूज़ किया, 10% क्या लगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम हो गई। तो बेटा 20 लाख की मशीन है, टूट गई होगी या कुछ रिपेयर करवानी पड़ी होगी, तो 10% का डेप्रीसिएशन लगा, 2 लाख। तो मतलब 31 मार्च 2015 को वैल्यू कितनी दिखाएंगे, 18 लाख। अब इस साल भी डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो बेटा 20 लाख का 10% यानी 2 लाख, तो इस साल वैल्यू कितनी दिखाएंगे, 16 लाख। तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन मेथड से एसेट को दिखाना। जैसे तुम्हारी स्कूटी आई, ठीक है, तो तुम्हारी स्कूटी एसेट है, स्कूटी आई 60,000 की। क्या नेक्स्ट ईयर स्कूटी की वैल्यू 60,000 रहेगी, नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तुमने ज़्यादा यूज़ की तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, कोई एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो डेप्रिसिएशन लगा 5%, तो 60,000 का 5% होता है 3,000, तो बेटा नेक्स्ट ईयर वैल्यू 57,000 रहेगी। नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। अगर आप स्कूटी नहीं चलाओगे ना तब भी वैल्यू कम होगी उसकी, 57,000 की रह गई। दोबारा 5% डेप्रिसिएशन लगा, 60,000 का 5% 3,000। नेक्स्ट ईयर वैल्यू रह गई स्कूटी की 54,000। ऐसे हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो ये है कॉस्ट कंसेप्ट, या फिर इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसका मतलब है एसेट को आपने एक्वायर प्राइस पे दिखाना है, बट एक्वायर प्राइस में से क्या माइनस करके दिखाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना है। तो ये आज हमने किए 3 कंसेप्ट्स। नंबर 1, सबसे पहला कंसेप्ट हमने किया अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किया। 12 महीने का लेना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन कुछ कंपनीज क्वार्टरली भी बनाती हैं। उसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट, यानी हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। और थर्ड हमने किया कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें एक्वायर वैल्यू पे ही एसेट को दिखाया जाता है।